गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं झारखंड पीएससी का जो मेंस का एग्जाम हो गया है या चल रहा है, उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का पेपर हुआ है उसके प्रश्नों के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसा आपको जानकारी होगी कि जेपीएससी में 100 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस जीएस में पूछा जाता है। 100 नंबर का पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जीएस पेपर सेकेंड में और 100 नंबर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस। और अभी 2-3 दिन पहले ही उसका पेपर हुआ है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, बेसिकली मैं उस पे यहां चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। 4 प्रश्न पूछे गए 40-40 नंबर के। उन प्रश्नों में से आप किस प्रश्न का आंसर कैसे लिखना चाहिए था आपको, जिन लोगों ने मीन्स दिया है या इस बार नहीं दिया, आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे उन प्रश्नों के आंसर लिखे जाने चाहिए, मैं उसकी चर्चा करूंगा आपसे। मॉडल आंसर जैसा कुछ नहीं होता, ये पहले ही वैधानिक चेतावनी दे दूं आपको। सोशल साइंसेज में तो एकदम कुछ नहीं होता मॉडल आंसर जैसा। सोशल साइंसेज में एक ही बात को प्रस्तुत करने के 10 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेन जो कंटेंट, जो डिमांड है क्वेश्चन की, वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है। महत्वपूर्ण ये होता है, मैथ फिजिक्स नहीं है कि एक जो फिक्स फॉर्मूला है उसी तरह से जब आप हैंस प्रूव करेंगे तो नंबर मिलेंगे। मेन कुछ जो डायमेंशन है प्रश्न के और उनके अनुरूप आंसर के डायमेंशन, क्या फॉर्मेट होना चाहिए आपके आंसर का, क्या क्या बातें उस आंसर में होनी चाहिए, एक रफली बस यहां चर्चा होती है। जरूरी नहीं है कि हूबहू वर्ड टू वर्ड वैसा ही हो, वही हो। उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस की गुंजाइश हमेशा होती है सोशल साइंस में विशेषकर। तो ये शुरू में ही मैंने कहा एक वैधानिक चेतावनी है कि ऐसा नहीं समझें कि जो मैंने बता दिया वही पत्थर की लकीर है और वर्ड टू वर्ड आप उससे मैच करने की कोशिश करने लगे कि अच्छा हमने तो ये नहीं किया या वो नहीं किया या ये कर दिया वो कर दिया। एक रफली आइडिया बस मैं यहां दूंगा आपको। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि हर स्टूडेंट की अपनी एक ओन क्रिएटिविटी है, चीजों के प्रेजेंटेशन का अपना उसका एक स्टाइल, एक तरीका है और वो हमेशा वही बना रहना चाहिए, वो कभी खोना नहीं चाहिए। आप हमें किसी और को कॉपी नहीं करें, आप हमसे सीखें, अपने आप को सुधारें, लेकिन आपकी जो अपनी एक मौलिकता है वो हमेशा जिंदा रहे। सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा आप तभी कर सकते हैं, स्पेशली मुख्य परीक्षा। तो बस एक मार्गदर्शन मात्र होंगे ये फॉर्मेट जो मैं बताने जा रहा हूं। एक आइडिया आपको जरूर लग जाएगा कि हाँ, जो आप लिख के आए हैं कितना नजदीक है वो एक सही आंसर या मेरे द्वारा बताए गए आंसर के अनुरूप। बाकी स्वाभाविक सी बात है कि कॉपी मुझे चेक नहीं करनी, झारखंड पीसीएस का एग्जामिनर मैं नहीं हूं, तो अब वो एग्जामिनर और किन बातों को
आधार बनाते हुए कॉपी चेक करता है। हाँ, मैं बस अपना जो एक लंबा अनुभव है तो उस आधार पे बस एक आपको आइडिया देने जा रहा हूं कि क्या बातें होनी चाहिए थी आंसर में। तो फ्रेंड्स, झारखंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस एक अलग से मॉड्यूल कोर्स भी चलाया था मैंने मेंस के पहले। लाइव क्लास नहीं, केवल रिकॉर्डेड क्लास के रूप में उपलब्ध था। मेरे अपने प्रभा आईसीएस के ऐप पे भी उपलब्ध था वो कोर्स। मोबीशाला ऐप पे भी उपलब्ध था वो कोर्स। जोहार एडू कैंपस पे भी उपलब्ध था वो कोर्स। कई जगहों पे वो कोर्स उपलब्ध था, रिकॉर्डेड वर्जन। वो जो 100 नंबर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस झारखंड पीसीएस में पूछा जाता है उसका। और मुझे खुशी है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो बहुत छोटी सी बात है कि मैं अब ये कहूं कि जो मैंने पढ़ाया वही आया। तब ये तो खैर अब इस लेवल पे आने के बाद इस तरह की चीजों का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो भाई अब उसके बाहर क्या आएगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो समझ दे रहे हैं, जो नोट्स दे रहे हैं। चूंकि हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, बहुत सिस्टेमेटिकली, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सीधा सा कहें तो प्रश्न तो सिलेबस के अंदर से ही होने। और अगर हमने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फिर अब आना ही है उसमें से। तो इस पे अपनी पीठ थपथपाना, तारीफ, इसका कोई औचित्य नहीं है कि हमारे पढ़ाए हुए में से आया। ये तो नए नए नौसिखिया टाइप के लोग ऐसा कहें जो 20, 30, 40% पढ़ते पढ़ाते हैं, वो कहें कि अरे लॉटरी लग गई कि जो हमने पढ़ा, जो पढ़ाया उसी में से आ गया। लेकिन जब हम तो भाई ईमानदारी से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे, पूरा कोर्स पढ़ रहे, सिलेबस में लिखे हर एक एक शब्द को जान रहे, तो अब फिर उसमें तो आना ही आना है। और मैं हमेशा से उसी स्ट्रेटजी पे चला हूं कि आप ज्यादा मेहनत करें, कम नहीं। कम मेहनत में रिस्क रहेगी, ज्यादा मेहनत में कभी रिस्क नहीं रहेगी। आप कि अरे क्या करें, ये तो हम पढ़ के ही नहीं आए, ये आधा आता है, ये नहीं आता। ज्यादा मेहनत में कम से कम ये सब रिस्क नहीं रहेगी। और जितना कम से कम रिस्क होगी, स्वाभाविक सी बात है सफल होने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा उसके लिए पीठ थपथपाना कि 4 प्रश्न एकदम बच्चों जैसे प्रश्न या सब कुछ वहीं से है जो हमने पढ़ा, जो नोट्स, तो खैर ये तो औचित्य नहीं है उस बात के करने का। फिर भी अब जमाना आजकल ऐसा है कि जब तक आदमी अपने बारे में बताए नहीं तब तक दुनिया जानती समझती ही नहीं है। तो अब मजबूरी ऐसी हो गई है कि भाई चिल्ला चिल्ला के, मुंह फाड़ फाड़ के आजकल तो अब जब तक बताया नहीं जाए तब तक लोगों के दिमाग में बैठता ही नहीं। खैर 20 प्रश्न। देखिए, पेपर का नाम है भारतीय संविधान व राजनीति, लोक प्रशासन तथा सुशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, पेपर 4। 200 नंबर का, 3 घंटे का। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। परीक्षार्थी को खंड अ से 20 अनिवार्य और खंड ब से 4 वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड अ के अनिवार्य प्रश्न में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 2 अंक हैं। इसके अतिरिक्त खंड ब के 8 वैकल्पिक प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर दें, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 40 अंक हैं। वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर वर्णात्मक रूप से लिखें। तो 20 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ये बच्चों जैसे प्रश्न हैं, इनको यहाँ कोई डिस्कस करने का औचित्य नहीं है। वो आप अपने से भी बड़ी आसानी से सीधे वन लाइनर टाइप के वो सारे फैक्चुअल वाले प्रश्न हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है वो, और उसमें भी फिलहाल आज की क्लास में हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस के प्रश्न हैं उनकी। 4 प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से पूछे गए हैं। स्क्रीन पे चारों प्रश्न आपके सामने हैं, 5, 6, 7 और 8।
5 नंबर प्रश्न देखें। विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर व्यक्त कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। तो सिलेबस में लिखा हुआ है ये टॉपिक विकास प्रशासन, और उसी का पार्ट प्रशासनिक विकास है। तो जब हम विकास प्रशासन पढ़ते हैं तो साथ में प्रशासनिक विकास भी जरूर पढ़ा जाता है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने कहा है कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के बीच का संबंध मुर्गी और अंडे के बीच का संबंध है, मतलब दोनों में प्राथमिकताओं का निर्धारण कठिन है, या वैसे भी कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जुड़े हुए हैं घनिष्ठ तौर पर दोनों एक दूसरे से। अंतर पूछा गया है यहां, 40 नंबर हैं। मेरे अनुसार कम से कम आपको 600 से 700 शब्द लिखने चाहिए एक प्रश्न के आंसर में। 3 घंटे का जब कोई पेपर होता है मेंस में, लगभग 3000 से 3500 शब्द लिखने की अपेक्षा की जाती है। इसमें चूंकि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न के लिए 1 से 1.5 मिनट माने लगभग मोटा मोटी आधा घंटा मान लें कि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए हो गया। बाकी बचे हुए 4 प्रश्न जो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव आपको करने हैं, लगभग 2.5 घंटा। 40 मिनट में एक प्रश्न को हल करें, 30 से 35 मिनट में लगभग आपको 600-700 शब्द लिखने चाहिए एक प्रश्न के आंसर में। 4 डिस्क्रिप्टिव में आप 2600-2700 शब्द लिखेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो इतना तो होना ही चाहिए। तो अब 600-700 शब्द जब आप लिखेंगे विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या हैं, विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के संकल्पनाएं क्या है। 1955 में विकास प्रशासन की संकल्पना आई थी, जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण इकोलॉजिकल अप्रोच पर बेस्ड थी। विकासशील देशों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका वाले परंपरागत लोक प्रशासन में कुछ चेंज किए गए थे। जो कॉन्सेप्ट मिला था उसे विकास प्रशासन कहा गया था। इसका उद्देश्य तय किया गया था विकासशील देशों की समस्याओं का समाधान करना और उनके समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। विकास प्रशासन के 2 तत्व हैं, एक विकास के लिए प्रशासन और दूसरा प्रशासन का विकास। विकास के लिए प्रशासन में प्रशासन साधन है और उसके माध्यम से जनता का समावेशी विकास किया जाना है, और प्रशासन के विकास में प्रशासन साध्य है, खुद उसकी क्षमताओं और दक्षताओं का विकास करना है। विकास के लिए प्रशासन और प्रशासन का विकास एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। जब तक प्रशासन की क्षमताओं दक्षताओं का विकास ना हो, तब तक हम जनता के समावेशी विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते। और उसी तरह से जब तक जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, प्रशासन की क्षमताओं दक्षताओं को बढ़ाना भी संभव नहीं होता, क्योंकि सरकार के पास न पर्याप्त राजस्व होता है, न सक्षम दक्ष कार्यकर्ता समाज में मिल पाते हैं, कई और दिक्कतें। तो प्रशासन के विकास के बिना जनता का विकास संभव नहीं है, जनता के विकास के बिना प्रशासन का विकास संभव नहीं है। तो हमें आपस में इनका संबंध दिखाना है, और फिर अब इनके अंतर क्या है तो उसकी बात करनी है। तो चूंकि 600 शब्द लिखने हैं, तो हमें पहले इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। देखिए, विकास प्रशासन पूरा विस्तार से हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया,
अलग अलग विद्वानों के अनुसार डिफाइन किया गया कि विकास प्रशासन क्या है। विकास प्रशासन का अर्थ, ये बस मैं नोट्स का सैंपल यहां दिखा रहा हूं ताकि यहां से आप समझ पाएं कि आंसर में आपको क्या लिखना है। थोड़ा सा आप विकास प्रशासन क्या होता है दिखाएं, एक आध डेफिनेशन आप दे सकते हैं। विकास प्रशासन की संकल्पना का उदय, बहुत डिटेल जरूरत नहीं है, 2-4 लाइन में बस दिखाना है हमें कि 1955 में ये कॉन्सेप्ट आया है। जॉर्ज ग्रांट को हम इसका फादर या पिता कहते हैं। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यूएल गोस्वामी का विशेष योगदान रहा है इस संकल्पना के उदय में। थोड़ा सा बस अर्थ के साथ इसकी चर्चा करनी है और फिर आना है आपको विकास प्रशासन की इतनी चर्चा करते हुए फिर आपको आना है प्रशासनिक विकास के ऊपर। प्रशासनिक विकास या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट क्या है, अब आपको उसको डिफाइन करना है। परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार विकास प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रशासन की क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि को प्रशासनिक विकास की संज्ञा दी जाती है। प्रशासनिक विकास का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में सुनियोजित परिवर्तन लाना है ताकि विकास प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो शुरू में पहले एक पैरा हो गया, विकास प्रशासन क्या है, कब कॉन्सेप्ट आया है, फिर प्रशासनिक विकास क्या है, दूसरा पैरा हो गया। हमने इनके आपस के संबंध दिखाए कि देखिए लिखा है विकास प्रशासन की अवधारणा में विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास शब्द परस्पर गुथे हुए हैं। तो हमें इनका आपस का रिलेशन दिखाना है, जो अभी मैंने बताया कि जब तक जनता का विकास नहीं हो तब तक प्रशासन का विकास संभव नहीं है, और जब तक प्रशासन की क्षमताओं दक्षताओं का विकास नहीं हो जनता का विकास संभव नहीं है। तो पहले अलग अलग दिखा दिया दोनों को, विकास प्रशासन क्या, प्रशासनिक विकास क्या, इनका आपस का संबंध दिखाया। FW रिक्स की चर्चा कर सकते, देखिए लिखा है रिक्स के अनुसार विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के बीच का संबंध मुर्गी और अंडे के बीच का संबंध है। मतलब प्राथमिकताओं का निर्धारण करना कठिन है। चर्चा कर ली। फिर देखिए पूरी एक टेबल बना के ही मैंने बताया है कि विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास में अंतर नोट्स का पार्ट है। जितने सारे लोगों ने मुझसे ये क्लास करी है वो अपना ये नोट्स में चीजें सब देख सकते हैं, सबको ये नोट्स दिया गया सॉफ्ट कॉपी। विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के बीच का अंतर तो कई पॉइंट में अंतर दिखाया गया है। बस ये टेबल इस तरह से बना के आप अंतर दिखा दें कि विकास प्रशासन प्रशासनिक विकास में क्या अंतर। देखिए लिखा है देश के सामाजिक आर्थिक विकास एवं उन्नति के लक्ष्यों की प्राप्ति में संलग्न प्रशासनिक व्यवस्था विकास प्रशासन है, और दूसरी तरफ देश के सामाजिक आर्थिक विकास तथा उन्नति के लक्ष्यों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सक्षम बनाना तथा उसमें समयानुकूल परिवर्तन लाना प्रशासनिक विकास है। एक में जनता का विकास जो मैंने कहा प्रशासन साधन, और दूसरे में खुद प्रशासन की क्षमताओं दक्षताओं का विकास। कई और अंतर इस तरीके से हैं, तो बस अब इन अंतरों की चर्चा कर लेनी है। 6-7 प्रमुख अंतर लिखे हुए, उदाहरण डाल देना है। भारत के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में उदाहरण डाल देना है कि कैसे सरकार जनता के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है, कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है।
कैसे सरकार प्रशासन की क्षमता दक्षता के विकास के प्रयास कर रही है, उसके लिए बहुत सारे प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए जा रहे हैं। कुछ रिसेंट एग्जाम्पल आप भारत सरकार के लिख दें, कुछ झारखंड सरकार के लिख दें। जनता के विकास से जुड़े योजनाएं कार्यक्रम भी, और फिर प्रशासन की क्षमताओं के विकास से जुड़े प्रशासनिक सुधार भी। आप सेकेंड ARC द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की थोड़ा चर्चा कर लें कि कैसे उसने भारतीय प्रशासन को सुधारने के सुझाव दिए। जब प्रशासन में सुधार होता है तभी हम प्रशासन की क्षमताओं दक्षताओं का विकास कर पाते हैं। तो प्रशासनिक विकास के लिए प्रशासनिक सुधारों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो हमें थोड़ा सा उसके उदाहरण देने हैं भारत के संदर्भ में भी और स्पेशली झारखंड राज्य के संदर्भ। सरकारी गवर्नेंस का कैसे यूज कर रही है, उसमें सरकार के जो ऐप हैं, फेसलेस टैक्स सिस्टम है, प्रगति ऐप है, MyGov.in है, उमंग ऐप है, बहुत सारे ऐसे सरकार के ऐप हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की और बहुत सारे जो प्रयास हैं उनकी थोड़ा हम चर्चा करें और तब लास्ट में कंक्लूड करें, दिखाएं कि दोनों में अंतर भी है लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। जब मिलजुल के काम होता है तभी वास्तव में हम जो जनता के समावेशी विकास के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाए। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न देखिए। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। दो पार्ट हैं उसके। ए, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बी, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी है, निम्न पर टिप्पणियां लिखिए। ए, नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका, और दो है जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका। तो अगेन देखेंगे फिर एकदम बच्चों जैसी बातें। नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका और जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका की चर्चा करनी है। ये देखें, एक टॉपिक ही है नीति का निर्माण या क्रियान्वयन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और उसमें हमने इस तरीके से नाम दिया है उसे कि लोक प्रशासन में नीति निर्धारण की प्रासंगिकता। वास्तव में ये वही टॉपिक है जो प्रश्न है लोक प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका। वास्तव में जब 1887 में लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म हुआ, अमेरिका में जन्म हुआ था लोक प्रशासन का स्वतंत्र विषय के रूप में। अमेरिका में राजनीति शास्त्र के विद्वान थे प्रोफेसर वुडरो विल्सन। उनके राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी के कॉन्सेप्ट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में उद्भव हुआ था। और तब उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन का संबंध केवल नीतियों के क्रियान्वयन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से होगा और हम उसी का अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत। लेकिन समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि हम लोक प्रशासन में नीति निर्माण का भी अध्ययन करने लगे। नौकरशाही की भूमिका बढ़ती गई नीति निर्माण में।
पहले ऐसा माना जाता था कि राजनीति का काम होता है निर्माण, प्रशासन का काम होता है क्रियान्वयन। जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके समूह को ही हम ब्यूरोक्रेसी कह देते हैं। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर, जिनका नौकरशाही मॉडल भी हमने पढ़ा, नौकरशाही अलग से सिलेबस में था तो विस्तार से हमने पढ़ा। मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के आदर्श मॉडल का प्रतिपादन किया। मैक्स वेबर ने कहा कि नियुक्त किए गए अधिकारियों का समूह नौकरशाही है। हर वो व्यक्ति जो नियुक्त है वो नौकरशाह है। सामान्य शब्दों में जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके समूह को नौकरशाही की संज्ञा दी जाती है। तो शुरू में तो ये माना गया कि नौकरशाही का काम सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन करना है। वुड्रो विल्सन ने भी उसी सोच की बात की, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव में। लेकिन समय बीतने के साथ साथ महसूस किया गया कि बिना नौकरशाही के सहयोग के राजनेता बेहतर नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते। स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में राजनेता जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उतने योग्य अनुभवी सक्षम नहीं होते, ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं होती, तो राजनेता खुद इतने सक्षम नहीं होते कि बेहतर नीतियों का निर्माण कर पाए। तो परिणाम होता है कि नीति निर्माण में फिर प्रशासन या नौकरशाही का सहयोग आवश्यक हो जाता है। 1968 में अमेरिका में फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई। प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन, नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा आई और उस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने विल्सन के राजनीति प्रशासन द्वैत भाव को मानने से मना कर दिया। उसने राजनीति और प्रशासन के संबंधों पर बल दिया और कहा कि बिना प्रशासन या नौकरशाही के सहयोग के राजनीति बेहतर नीतियों का निर्माण नहीं कर सकती। और तब फिर हमने नीति निर्माण में प्रशासन या नौकरशाही की भूमिका को ऑफिशियली स्वीकार किया। भूमिका होती पहले भी थी, ऑफिशियली स्वीकार नवीन लोक प्रशासन के कॉन्सेप्ट में किया गया। तो बस उसी की आपको चर्चा करनी है। थोड़ा सा बस पहले 4 लाइन में दिखाना है कि 1887 में वुड्रो विल्सन ने जब द्वैत भाव का विचार दिया था तो उन्होंने तो प्रशासन या नौकरशाही को केवल क्रियान्वयन तक सीमित किया था, लेकिन समय परिस्थिति परिवर्तित होने के साथ साथ नीति निर्माण में भी नौकरशाही की भूमिका स्वीकार की गई। 68 में अमेरिका प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन में जब नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना आई तो उसने व्यवस्थित तरीके से इस बात पे बल दिया कि नौकरशाही के सहयोग और परामर्श के बिना नीति निर्माण संभव नहीं है। तो बस इसकी चर्चा करते हुए और फिर हमें दिखाना है कि कैसे कैसे नीति निर्माण में प्रशासन या नौकरशाही की भूमिका होती है। तो कई तर्क एक तो क्या है कि राजनीति की कमियां दिखा देनी है कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास योग्यता नहीं है, उनके पास काम ज्यादा है, उनके पास तकनीकी योग्यता नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, अनुभव नहीं है, डेटा नहीं है, राजनीति की कमियां। और दूसरी तरफ नौकरशाही की या प्रशासन की स्ट्रेंथ दिखानी है, योग्यता भी है, समय भी है, तकनीकी योग्यता भी है, प्रशिक्षण भी है, अनुभव भी है, जनता के बीच में रह के 24/7 काम है, तो उन्हें जमीनी सच्चाइयां पता हैं, सारा डेटा उनके पास है, ग्राउंड रियलिटीज की जानकारी उनको है, जनता की समस्याओं अपेक्षाओं की जानकारी उनको है। इन सब वजहों से नीति निर्माण में इनकी भूमिका है। ये डेटा उपलब्ध करवाते हैं राजनेताओं को, ये
सुझाव परामर्श देते हैं नेताओं को कि किस तरह की नीति बननी चाहिए, उनके प्रावधान क्या होने चाहिए, लोग क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं सरकार से, लोगों के फीडबैक क्या हैं सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में, ये सारी चीजें उपलब्ध नौकरशाह करवाते हैं और इस रूप में ये नीति निर्माण में भूमिका निभाते हैं। जब नौकरशाही की भूमिका होती है नीति निर्माण में तो इसका परिणाम क्या होता है कि नीतियां ज्यादा वास्तविक बनती हैं, ज्यादा गुणवत्ता होती है उनकी, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी पे आधारित होती है। अच्छा, उन्हीं नीतियों को लागू नौकरशाहों को करना है तो वो लागू भी पूरे कमिटमेंट और डेडिकेशन से करते हैं, क्योंकि वो उन्हें भी इस बात की फीलिंग होती है कि हम अपनी बनाई हुई नीति या अपने परामर्श के द्वारा बनी नीति को लागू कर रहे हैं, तो एक उनकी उसके साथ जुड़ाव, एक अटैचमेंट भी होता है उन नीति। तो इस तरह से हमें प्रशासन या नौकरशाही की भूमिका दिखानी है नीति निर्माण की प्रक्रिया में। कंक्लूड कर दें कि बिना इनके सहयोग के बेहतर नीतियां बनाना मुश्किल है। नीतियां अच्छी नहीं बनेंगी, क्रियान्वयन अच्छा नहीं होगा, लोक कल्याण विकास प्रशासन के जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं होंगे, और जब अच्छी नीतियां बनेंगी तो उद्देश्य पूरे होंगे। तो सकारात्मक तरीके से हमें कंक्लूड कर देना है आज। तो ये नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका हो जाएगी। और अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि हमें जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका दिखानी है। ये सारे नोट्स वहीं से मैंने कट करके यहां ले लिए कि ताकि आप देख पाएं, यहीं आंसर समझ जाएं। जो हमने झारखंड की तैयारी के दौरान नोट्स उपलब्ध करवाए थे स्टूडेंट्स को, वहीं से जो प्रश्न पूछे गए वो नोट्स हमने यहां सीधे सीधे ले आए। हम कोई आंसर नहीं लाए, हम पूरा वो नोट्स ही उठा के बस एक सैंपल के तौर पे हमने कहा कि आप देख पाएं कि कैसे प्रॉपरली तैयारी करनी होती है, कैसे एक प्रॉपर नोट्स आपके पास हो, चीजों की समझ हो। तो वास्तव में बहुत कठिन लगने वाले एग्जाम भी बहुत कठिन होते नहीं हैं। हम तैयारी ही नहीं करते उस लेवल की और फिर दोष देते हैं। एक बार जरूरत के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली तैयारी कर लें, देखिए आप चीजें उतनी कठिन नहीं होती जितनी लगती हैं और दिखाई देती हैं। बहुत आसान प्रश्न है उनके लिए जिन्होंने ईमानदारी से सब तैयारी की थी। सौ नंबर का सेक्शन था, छोटा नहीं था, लेकिन जिन्होंने उसकी गंभीरता समझी और पढ़ लिया वो सेक्शन 45-50 घंटे का एक छोटा सा कोर्स मैंने बना दिया था इजीली। एक बहुत नाम मात्र के शुल्क पे उपलब्ध था वो कोर्स, रिकॉर्डेड था, अभी भी है। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप उसे देख लें, कर लें। तो 40, 45, 50 घंटे में अगर 100 नंबर की आपकी तैयारी हो रही है तो खुशी खुशी वो करना चाहिए। उसमें जबरदस्ती झूठे 3-5 करें, दिमाग लगाएं 56 ठो, पैसा देखें, तो फिर तो बस वही बात है कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम देना है तो दें। अदरवाइज तो जिन्होंने पढ़ा है वो अपना आप देख भी सकते हैं, जज कर सकते हैं अपने आप को कि कैसे सारी चीजें बिल्कुल टिप्स पे थी, बच्चों जैसी बातें थी। जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका एकदम सीधा सीधा प्रश्न और फैक्चुअल प्रश्न है। पूरे जिला प्रशासन का माई बाप, पूरे जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर होता है, एक आईएएस अधिकारी। शुरुआत हमें करना है थोड़ा सा जिला प्रशासन की संरचना और जिला प्रशासन के भारतीय प्रशासन में महत्व से। तो दिखा देना है कि जिला प्राचीन काल से ही प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, चाहे वैदिक काल हो, मौर्य हो, गुप्त हो, मुगल काल हो, हर समय जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई रहा है। जिला शब्द अंग्रेजों ने दिया है। जिला कलेक्टर जैसे अधिकारियों का अस्तित्व भी प्राचीन काल से रहा है। कलेक्टर नाम फिर अंग्रेजों ने दिया है।
तो थोड़ा सा एक पैरा हमें ये दिखाना है जिला प्रशासन का भारतीय प्रशासन में प्राचीन काल से ही चला आ रहा महत्व। जिला प्रशासन की भूमिका क्या है? कहा जाता है कि जिला प्रशासन एक ऐसे छोटे कछुए की भांति है जिस पर पूरे भारतीय प्रशासन रूपी हाथी का बोझ लदा हुआ है। तो थोड़ा सा जिला प्रशासन की भूमिका और बस फिर आ जाना है हमें कि उस जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर है और कलेक्टर जिला प्रशासन का मुखिया होने के नाते देखिए क्या क्या भूमिका निभाता है। एज इट इज टॉपिक ही वही है, जिला कलेक्टर के कार्य तथा भूमिकाएं फैक्चुअल, बस चर्चा कर लेनी है। जिला प्रशासक के रूप में भूमिका है उसकी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर उस रूप में क्या क्या काम करता है, जैसा मैं कह रहा हूं कि फैक्चुअल है तो बस वो। दूसरा, जिला कलेक्टर के रूप में उसके काम है। तीसरा, जिला दंडाधिकारी डीएम के रूप में उसके कुछ काम हैं। चौथा, जिला विकास अधिकारी के रूप में उसके कुछ काम हैं। पांचवा, समन्वयकर्ता के रूप में काम है उसके। छठा देखेंगे तो आपदा निवारक अधिकारी के रूप में काम है उसके। आपको इनकी चर्चा करनी है। अलग अलग भूमिकाएं कलेक्टर की दिखानी है। कहा जाता है कि कलेक्टर 300 से ज्यादा काम ऐसे करता है जिनकी लिस्ट है और लगभग उतने ही काम ऐसे करता है जिनकी लिस्ट नहीं है। पूरे 300 तो आप नहीं लिख सकते, ना जरूरत है। कुछ जो महत्वपूर्ण ये 6 रूपों में भूमिकाएं, सब में आप 2-2, 4-4 प्रमुख उसके काम दिखा दें। वही 300 से 350 शब्द में आंसर लिखना है आपको। शुरू का एक पैरा हो गया जिला प्रशासन की भूमिका, महत्व, और फिर उसके बाद जिला कलेक्टर मुखिया और उसकी भूमिकाएं। तो आप इन 6 पे, सब पे आप 40-40, 50-50 शब्द लिख दीजिए और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए कि इस प्रकार जिला कलेक्टर का व्यापक भूमिका, व्यापक महत्व है। और थोड़ा सा आप चाहेंगे तो आप इसको भी कोट कर दें उसमें कि जिला कलेक्टर की भूमिका में कुछ परिवर्तन भी हुआ है वर्तमान समय में। तो देखिए जिला कलेक्टर की परिवर्तित भूमिका क्या, थोड़ा सा आप उसकी चर्चा कर दीजिए कि आजकल जिला कलेक्टर की नई भूमिका क्या है। स्पेशली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज के संदर्भ में जिला कलेक्टर की भूमिका में परिवर्तन हुआ है। तो वो क्या परिवर्तन है, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका पूरा। देखिए तो ये जिला प्रशासन हो गया। अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन और तैयारी जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ चर्चा करें। डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। डिस्कस विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। तो सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन वाला एक सेक्शन रहा है। तो अब यहां आपको उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसकी चर्चा करनी है। ये देखिए, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट फिर सिलेबस में है, तो हमने काफी अच्छे से, काफी विस्तार से उसे पढ़ा। क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो दिखाना है। तो आप पहले आपदा क्या है थोड़ा वो दिखाएं। अचानक आई भारी विपत्ति जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है, आपदा कहलाती है।
चूंकि आपदा से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है तो हमें फिर उसके प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है। भारत में 2005 में आपदा प्रबंधन कानून बना है। इन सब चीजों की हमें पहले चर्चा करनी है। करीब 600 से 700 शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले आपदा प्रबंधन, उसके बारे में चीजें हैं। देखिए, आपदा का अर्थ, विशेषताएं क्या है, लिखा है। आपदा को अंग्रेजी भाषा में डिजास्टर कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द डेसास्टेर से हुई है। डेस का अर्थ होता है बुराई, स्टार का अर्थ होता है सितारा, अर्थात डिजास्टर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक बुरा सितारा। सामान्य शब्दों में वही एक ऐसी विपत्ति। आपदा का अर्थ एक अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना से है, जिससे व्यापक भौतिक क्षति होती है, जान माल की हानि होती है, संकट पैदा हो जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम में क्या डेफिनेशन है वो भी लिखा है। अब उतना आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इन जनरल दिखा देना है आपदा क्या है। दो तरह की आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा। चाहें तो 2 लाइन में आप साथ में फिर उसी में ये दिखा दें कि आपदाएं मानवीय निर्मित भी हैं, प्राकृतिक भी हैं, उनकी चर्चा कर लें और फिर आ जाएं आपकी अब आपदा प्रबंधन योजना क्या है। आपदाओं से चूंकि बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है, आज हम 21st सेंचुरी में हैं, विज्ञान तकनीक का इतना विकास हो गया है, हम अंतरिक्ष, मंगल और कहां कहां पहुंच गए हैं। और कोई सुनामी आता है, कोई तूफान आता है, हम उसके सामने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देते हैं, वो हमारा तहस नहस करके चला जाता है। बताइए, अच्छा लगता है ऐसा कि एक तरफ इतनी तरक्की और दूसरी तरफ इतनी बेचारगी की। आपदाओं के सामने नतमस्तक हैं। उन आपदाओं से निपटने की जरूरत होती है। उसी ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन योजना की जरूरत महसूस हुई है। हमें उसकी चर्चा करनी है कि आपदा प्रबंधन क्या है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बना है। वो उसमें क्या है आपदा प्रबंधन योजना, तो हमें आपदा प्रबंधन योजना पूरी दिखाई गई है कि उसमें क्या क्या बातें शामिल होती हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। आपदा से पूर्व, आपदा के समय, आपदा के उपरांत। आपदा आई नहीं है, हम अनुमान लगा लें, अनुमान लगाएंगे तो निपटने की तैयारी करेंगे। आपदा आ गई है, अब कैसे राहत बचाव करें, और फिर आपदा के बाद कैसे पुनर्निर्माण करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, ताकि जो क्षति हुई है उसको हम ठीक करें, दोबारा लोगों का जीवन यापन शुरू हो पाए। आपदा प्रबंधन के चरण होते हैं। संक्षेप में इन चीजों की हमें चर्चा करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा प्रश्न का। फर्स्ट पार्ट प्रश्न का हो जाएगा और तब उसके बाद फिर हमसे पूछा गया है जिला प्रशासन की भूमिका आपदा प्रबंधन में, आपदा की तैयारी में जिला प्रशासन की भूमिका। तो हमें फिर आ जाना है आपदा प्रबंधन कानून 2005, जिसमें जिला प्रशासन की भूमिका तय की गई है आपदा प्रबंधन के संदर्भ में। तो इसमें देखिए, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, हमें इससे मतलब नहीं होगा अभी यहाँ। और केंद्र पे जो संस्थाएं हैं वो है। फिर देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, अभी इससे भी मतलब नहीं होगा हमें यहाँ। जिला पूछा गया है हमसे, तो हम फिर आ जाएंगे उसमें। ये देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो अब इसकी हमें फिर यहाँ चर्चा करनी है कि एक जिला प्रशासन के स्तर पे हमने क्या क्या काम किए हैं। 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में क्या भूमिका सौंपी है हमने जिला प्रशासन को, तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है और उसकी संरचना क्या है लिखा है। अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं लिखी हुई हैं। अध्यक्ष के शक्तियां
काम क्या है सब लिखे हुए हैं। इसी में आप देखिए तो लिखा है जिला अनुक्रिया योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना निर्मित करना, राष्ट्रीय नीति राज्य नीति के क्रियान्वयन का समन्वय प्रबोधन करना, जिले में आपदा के प्रति नाजुकता वाले क्षेत्रों में आपदा बचाव को सुनिश्चित करना। तो देखिए अब यही आपका प्रश्न है पूरा कि हमने जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसे क्या क्या शक्तियां क्या क्या कार्य सौंपे हैं। डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका मुखिया कलेक्टर है उसकी क्या भूमिका है, हमें बस इसकी चर्चा करनी है। देखिए बहुत सारे काम भूमिकाएं दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग क्या होती है, आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई जिला योजना, और ये सब 2005 का जो आपदा प्रबंधन कानून है उसमें सब बताया गया है। हमें उसी के अनुसार बात करनी है। तो पहले ओवरऑल इन जनरल हमें दिखाना है कि आपदा और आपदा प्रबंधन योजना है क्या, और तब उसके बाद भारत में हमने जो कानून बनाया 2005 उसमें जिला प्रशासन की क्या भूमिका है उसकी चर्चा। तो बस ये सारी चीज है और लास्ट में कंक्लूड कर देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा। और आगे बढ़ें तो अब लास्ट प्रश्न देखिए। लास्ट प्रश्न देखिए, क्या आप सहमत हैं कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण सुशासन लागू हुआ है? उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। Do you agree that the existing institutional structure in India have led to good governance outcome? Give reasons in support of your answer। तो अब ये प्रश्न गुड गवर्नेंस से पूछा गया है। गुड गवर्नेंस सिलेबस में एक टॉपिक, आप जो 100 नंबर का सेक्शन है उसका नाम ही देख रहे हैं लोक प्रशासन एवं सुशासन। तो लोक प्रशासन एवं सुशासन, सुशासन एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष ही है। यहां हमारे सिलेबस का तो स्वाभाविक सी बात है बहुत विस्तार से बहुत बेहतर ढंग से हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, सुशासन या गुड गवर्नेंस, और उसमें वर्ल्ड बैंक का रोल। और हमने दोनों चीजें पढ़ी हैं, वही देखिए दोनों चीजें प्रश्न में हैं। फर्स्ट पार्ट अगर सीधे शब्दों में कहें तो पहले प्रश्न में हमें यह दिखाना है आंसर में कि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर सेकेंड पार्ट में हमें यह दिखाना है कि गुड गवर्नेंस की भारत में स्थिति क्या है, और बिल्कुल इसी रूप में हमने पढ़ा है। तो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसका अर्थ जनता की अपेक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन। 1992 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, शासन एवं विकास। विश्व बैंक ने उसमें सुशासन की संकल्पना दी। क्यों दी? सुशासन के कुछ मानक मापदंड बताए वर्ल्ड बैंक ने, क्या थे, हमें उनकी चर्चा करनी है। पहले 600 से 700 शब्द लिखे जाने हैं, तो पहले करीब हमें 150-200 शब्द में तो ये दिखाना है कि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, गुड गवर्नेंस के मानक मापदंड क्या हैं। जब वो बताएंगे तभी हम ये बता पाएंगे कि भारत में हमने उनको लागू किया है, नहीं किया है लागू, या कैसे किया है लागू। तो पहले इन जनरल डिस्कस करेंगे हम गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट गवर्नेंस की बात करता है गुड गवर्नेंस।
स्मार्ट में एस का मतलब सिंपल, स्मॉल एम का मतलब मोरल, ए का मतलब अकाउंटेबल, आर का मतलब रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव, टी का मतलब ट्रांसपेरेंट। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ की बात करता है, उसके अलावा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की बात करता है, उसके अलावा रोल ऑफ सिविल सोसाइटी की बात करता है। तो गुड गवर्नेंस में क्या क्या बातें शामिल हैं, हम उनकी चर्चा कर लेंगे। और फिर अब हम दिखाएंगे भारत में गुड गवर्नेंस की स्थिति क्या है। ये तो पूरा गुड गवर्नेंस, और फिर देखिए कि भारत में गुड गवर्नेंस की स्थिति क्या है, तब अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यहां मैंने देखिए आपको बताया है कि 3 तरह से हम चर्चा करते हैं भारत में स्थिति। एक, जो स्वतंत्रता के समय हमारा संविधान बना, उसमें गुड गवर्नेंस के कौन कौन से फीचर मौजूद हैं। ये कॉन्सेप्ट भले 1992 का है, लेकिन इसके बहुत सारे जो मानक हैं, पैरामीटर हैं, वो तो 1950 के हमारे संविधान में ही हैं। रूल ऑफ लॉ वहीं लिखा है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका वहीं लिखा है, राजनीति का उत्तरदायित्व वहीं संविधान में ही लिखा है हमने। तो गुड गवर्नेंस की बहुत सारी बातें तो हमारे संविधान में ही हैं, हम वो दिखाते हैं। फिर सेकेंड पार्ट की बहुत सारी चीजें हमने 1950 से 1990-91 मतलब इस 40 साल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए, उसके द्वारा हमने गुड गवर्नेंस की बहुत सारी चीजों को अपनाया। चूंकि देखिए प्रश्न यही है कि भारत का जो मौजूदा संस्थात्मक ढांचा है, क्या आपको लगता है कि उसी से गुड गवर्नेंस संभव है या आई है? और नहीं तो फिर उसमें और क्या हमें इंप्रूवमेंट करना है। तो हमें दिखाना है कि 1992 के पहले ही हमारे देश में हम कितना काम कर चुके थे गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, वो गुड गवर्नेंस बढ़ नहीं रहा हो, लेकिन गुड गवर्नेंस का जो भाव है, उसकी जो जरूरतें हैं, वो तो कितना कुछ हम पहले ही कर चुके थे। प्रशासन की जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कितने सारे हमने काम किए हैं। विधायिका न्यायपालिका की भूमिका है प्रशासन की जवाबदेही में। लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाएं, चलिए लोकपाल नहीं बना पाए थे हम 90 के पहले, ज्यादातर राज्यों में लोकायुक्त बन गए थे। तो हमें वो दिखाना है, और फिर ये दिखाना है कि कुछ चीजें हो सकता है ऐसी थी जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आने के पहले नहीं थी। तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें अगर ऐसी थी कि जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आने के पहले नहीं थी, तो जब 1992 में ये कॉन्सेप्ट आया, हमने उसके बाद जो जरूरी चीजें थी उनको अपना लिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि गुड गवर्नेंस में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, मान लिया हमने आपकी बात को। 92 में ये कॉन्सेप्ट आया, 1993 में ही हमारी संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया, हमने केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खड़ा कर दिया। चलो हो गई बात पूरी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भागीदारी जरूरी है प्रशासन में जनता की, तभी होगी गुड गवर्नेंस। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। तुरंत 92-93 में ही देखिए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए हमने। त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दे दिया हमने। तो हमें भारत की स्थिति में इन 3 लेवल पर चर्चा करनी है कि बहुत सारी चीजें संविधान से ही थी मौजूद, कई चीजें 50 से 90 40 साल में हमने की थी, और बची चीजें कुछ थी भाई, मान रहे कुछ चीजें थी बची, वो जैसे ही हमें पता लगी गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में, तुरंत हमने कर दिया उन्हें। आरटीआई, सिटीजन चार्टर सब लेके आ गए हम उसी गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आने के तुरंत बाद में ही। आज सब है हमारे देश में। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई भारत भी सुशासन वाला देश है, तो ये दिखा देना है हमें। और लास्ट में फिर ये दिखाना है कि लेकिन जब हम भारत में सुशासन की स्थिति की समीक्षा करते हैं, तो पाते हैं
कि यद्यपि सैद्धांतिक तौर पे सुशासन के सारे पैरामीटर हमारे देश में मौजूद हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर इनमें कुछ कमियां हैं। तो इसलिए अभी कुछ और प्रयास करने की जरूरत है और हम इस दिशा में अग्रसर भी हैं। तो कुछ कमियां दिखा देनी है गुड गवर्नेंस की। अभी भी जितनी स्मार्टनेस होनी चाहिए प्रशासन में नहीं है। स्मार्टनेस मतलब मैंने बताया कि सिंपल हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो। धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो कहा जाए अप टू मार्क अभी भी नहीं है। हम कंटिन्यूसली प्रयास कर ही रहे हैं। तो थोड़ा सा बस कमियां दिखाते हुए कंक्लूड कर देना है। इस तरीके से आपका ये चौथा आंसर हो जाएगा भारत में सुशासन। तो देखिए 4 प्रश्न, और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा तो बहुत बेहतर तरीके से वो इन चारों प्रश्नों को हल कर पाए होंगे। सबसे अच्छी बात तो देखिए क्या थी इस बार कि पॉलिटी अलग और पवेड अलग नहीं था। मतलब आप चाहते चारों पवेड के प्रश्न हल कर देते आप, तो एक तरह से तो आपकी लॉटरी लग गई थी। चारों पवेड के प्रश्न कर देते आप। कोई ये नहीं था कि 2 पॉलिटी वाले में से करने हैं, 2 पवेड वाले में से करने हैं। हो सकता कई लोगों ने उल्टा भी किया हो कि चारों पॉलिटी वाले, लेकिन चारों पॉलिटी वाले किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उनमें एक आध प्रश्न ऐसा भी था कि वो शायद उतना अच्छे से आप ना भी कर पाते अगर उतना बेहतर तरीके से आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा जैसा कि पवेड। जबकि पवेड में तो आपने अगर हमसे पढ़ा था तो एकदम चारों प्रश्न आपके टिप्स पे थे, बहुत अच्छे से कर सकते थे। तो ये झारखंड पीसीएस का पेपर और उसमें जो पवेड गुड गवर्नेंस के 4 प्रश्न थे, मेरे अनुसार उनके एक आंसर फॉर्मेट कि आपके आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस की गुंजाइश है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।